हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। आज हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी का एक प्रिंसिपल सिस्टम है जिसमें वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो यानी कि ये हमारी बॉडी का क्या होता है, मास्टर कंट्रोलर होता है जो हमारी ओवरऑल बॉडी को कंट्रोल करता है। इसके साथ में क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम भी बॉडी को कंट्रोल करता है और नर्वस सिस्टम भी बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो जहाँ पे क्विक एक्शन की जरूरत होती है, जहाँ पे फास्ट एक्शन की जरूरत होती है, वहाँ पे क्या एक्शन करता है, नर्वस सिस्टम। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या करता है, स्लो एक्शन करता है। यानी कि वो धीरे धीरे उसमें से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो बॉडी के बॉडी के हर पार्ट पे धीरे धीरे एक्शन करते हैं। जबकि नर्वस सिस्टम क्या होता है, किसी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट पे फास्टेस्ट एक्शन करता है। इसलिए ये क्या करता है, हमारी बॉडी के सिंगल सिंगल पार्ट को इंडिविजुअली, यानी कहीं कि एक पार्ट को इंडिविजुअली भी क्या करता है, कंट्रोल करेगा। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन निकलता है वो क्या करता है, ओवरऑल बॉडी के ऊपर, यानी कि बॉडी के हर पार्ट के ऊपर अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम इज ए मास्टर कंट्रोलर। यानी कि ये क्या हमारी बॉडी का मास्टर कंट्रोलर है। जिस तरीके से एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से ये क्या करता है, अपने बॉडी नर्वस सिस्टम में हमारी अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये क्या होता है कि फादर की तरह होता है। एक फादर जैसे अपने परिवार को मैनेज करके चलता है, उसी तरीके से नर्वस सिस्टम अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके चलता है। मास्टर कंट्रोलर एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी के कम्युनिकेटिंग सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये कम्युनिकेटिंग सिस्टम जो होता है किसके द्वारा होता है, हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा। तो न्यूरॉन, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लाते हैं, इंटरप्रिटेड न्यूरॉन या एसोसिएट न्यूरॉन जो होते हैं वो उनको इंटरप्रिटेट करते हैं, और जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को ले जाते हैं। तो ये क्या करता है, हमारा कम्युनिकेटिव सिस्टम का भी काम करता है। तो नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो गई कि इट इज ए मास्टर कंट्रोलर एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम ऑफ बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी का मास्टर कंट्रोलर है और कम्युनिकेटिंग सिस्टम है। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन की। तो नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन को हमने दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड किया है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी के सेंटर पार्ट को कंट्रोल करता है। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये क्या करता है, हमारी बॉडी के पेरिफेरल पार्ट जो होती है, यानी एक्सेप्ट टू सेंटर, यानी कि सेंटर के अलावा जो बॉडी पार्ट होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब होता है, सेंटर का मतलब होता है जो मिड लाइन के, यानी कि हमारे जो मिड लाइन है बॉडी का, उसमें जो ऑर्गन्स आते हैं उनको बोलते हैं सेंटर नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो सेंटर लाइन के अलावा जो ऑर्गन्स हैं या जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको हम किसके अंदर रखते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेंटर लाइन में आते हैं हमारे, वो दो मेजर ऑर्गन है, एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर हम उसको फिर हम आगे दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड वन हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हम बात करते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम की। ये NS का मतलब है नर्वस सिस्टम, यहाँ पे जो भी NS लिखा है उनका सबका मतलब है नर्वस सिस्टम। तो हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये क्या होता है, हमारे वॉलंटरी एक्शन करता है। यानी कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो ये क्या आपके वॉलंटरी एक्शंस हैं, और ये किसके अंदर आते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। यानी कि वॉलंटरी एक्शंस जो परफॉर्म करता है वो हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम करता है। और जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं, इनवॉलंटरी का मतलब क्या होगा कि जो अनैच्छिक, वॉलंटरी का मतलब तो होगा ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, और इनवॉलंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, उनको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। यानी कि इनवॉलंटरी एक्शन और वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी किसके अंदर, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इनवॉलंटरी है, इसको भी हम आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन हमारा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या होते हैं, हम जब छोटी क्लासों में होते हैं 11th और 12th में भी हमने पढ़ा था कि जो हमारे स्ट्रेस के टाइम में भी एक मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, एक स्टिमुलस प्रोड्यूस करती है। वो स्टिमुलस जो होते हैं वो किसके होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। जो क्या होते हैं, स्ट्रेस कंडीशन के अंदर जो एक्टिवेट होता है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। यानी कि किसी स्ट्रेस सिचुएशन होती है या स्ट्रेस कंडीशन होगी, उससे कोप अप करने में या उससे बचाने में जो हमारा हेल्प करता है वो कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है। जो मेजर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर देता है, और जो पेरिफेरल ऑर्गन्स होते हैं उनकी ब्लड सप्लाई को डिक्रीज कर देता है। उसके अलावा क्या करेगा, हार्ट बीट इंक्रीज कर देगा, स्वेटिंग इंक्रीज कर देगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनके सिक्रीशंस को कम कर देगा। ये केवल डाइजेस्टिव जो
डाइजेशन होता है उसी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट रखता है, बाकी सबको पॉजिटिव कर देगा। प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, डायलेशन कर देगा, और स्वेटिंग इंक्रीज कर देगा, हार्ट बीट इंक्रीज कर देगा। और जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। ये क्या होता है कि जब हमारी रिलैक्स कंडीशन होती है, रिलैक्स कंडीशन, जब हम रात को सो रहे होते हैं तब सबसे ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, तो उस टाइम कौन सा होता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है। फॉर एग्जांपल, एक कुत्ता अगर मेरे पीछे पड़ जाए तो उस टाइम कुत्ता पीछे पड़ गया तो मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर कुत्ते को मैंने भगा दिया और अब कुत्ता चला गया तो उसके बाद में जो एक्टिवेट होता है वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो क्या करता है उस स्ट्रेस सिचुएशन से निकालने में हेल्प करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये था हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं ब्रेन के क्लासिफिकेशन की, कि ब्रेन को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है। तो हमारा जो ब्रेन होता है, हमने ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में किया है, एक आगे का, एक बीच का और एक पीछे का। आगे का जो होता है उसको फोर ब्रेन बोलते हैं, बीच का जो होता है उसको मिड ब्रेन बोलते हैं, पीछे का जो होता है इसको हाइंड ब्रेन बोलते हैं। यानी कि फोर ब्रेन को हम लिख सकते हैं प्रोजेनसिफेलोन, प्रोजेनसिफेलोन। मिड ब्रेन जो होता है, इस मिड ब्रेन को हम लिख सकते हैं मीजेनसिफेलोन, और हाइंड ब्रेन जो होता है इसको हम लिख सकते हैं रोम्बेनसिफेलोन, रोम्बेनसिफेलोन। सिफेलोन वर्ड जो होता है, सिफेलोन, ये किसके लिए यूज करते हैं हम, ब्रेन के लिए, ब्रेन के लिए यूज करते हैं सिफेलोन वर्ड। तो ये था हमारा ब्रेन, कि ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, प्रोजेनसिफेलोन, मीजेनसिफेलोन और रोम्बेनसिफेलोन। इसी को हम बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है हमारा, इसको हमने फिर आगे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। एक हमारा होता है टिलेनसिफेलोन, टेलेनसिफेलोन, यानी कि टिलेनसिफेलोन, और दूसरा होता है डायनसिफेलोन, डायनसिफेलोन। टिलेन और डायन, टिलेनसिफेलोन, डायनसिफेलोन, टिलेनसिफेलोन, डायनसिफेलोन किसके पार्ट हैं, प्रोजेनसिफेलोन के या फोर ब्रेन के। जो टिलेनसिफेलोन होता है, इसका जो मतलब मेजर पार्ट जो होता है वो हमारा बनाता है सेरिब्रम, लार्जेस्ट ब्रेन। यानी कि सेरिब्रम जो होता है हमारा क्या है, लार्जेस्ट ब्रेन है। ये हमारा बनाता है कौन, टिलेनसिफेलोन। हम बात करते हैं डायनसिफेलोन की, तो डायनसिफेलोन क्या बनाता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और बेसल गैंग्लिया। यानी कि ये हमारे किसके अंदर आते हैं, डायनसिफेलोन के अंदर। इनकी हम आगे सबकी स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा टिलेनसिफेलोन, सेरिब्रम, डायनसिफेलोन के अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और बेसल गैंग्लिया। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की, कि मिड ब्रेन जो होता है उसके अंदर क्या आता है। तो मिड ब्रेन के अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक सब्सटेंशिया नाइग्रा और एक दूसरा टेक्टम। एक होता है टेक्टम और एक होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। जब सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या होता है, इसके अंदर डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, जो क्या करता है, डोपामिन का प्रोडक्शन करते हैं। अगर इसमें कमी हो जाती है तो हमारे पार्किंसन डिजीज हो जाती है। इसकी हम एमएसएन के अंदर बात करेंगे। तो ये होता है हमारा मिड ब्रेन के अंदर होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा और टेक्टम, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन को बोलते हैं हम रोम्बेनसिफेलोन। रोम्बेनसिफेलोन को भी फिर 2 भागों में डिवाइड करते हैं। रोम्बेनसिफेलोन इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज मेटेनसिफेलोन, सेकंड वन इज माइलेनसिफेलोन। मेटेनसिफेलोन इज consist 2 parts. First one pons, second one cerebellum. Second myelencephalon is also consist medulla oblongata. तो मेटेनसिफेलोन जो होता है 2 पार्ट हैं, पॉन्स और सेरिबेलम। सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेन, दूसरा हमारा सेरिब्रम के बाद जो सबसे बड़ा ब्रेन होता है वो होता है हमारा सेरिबेलम, और बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करके रखता है। ये हम इसके फंक्शन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो मेटेनसिफेलोन के अंदर 2 पार्ट्स, पोन्स और सेरिबेलम, और माइलेनसिफेलोन के अंदर एक होता है मेडुला ओब्लांगाटा। तो ये था हमारा ब्रेन का क्लासिफिकेशन, कि ब्रेन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट वन प्रोजेनसिफेलोन, मीजेनसिफेलोन और रोम्बेनसिफेलोन। प्रोजेनसिफेलोन को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक होता हमारा टिलेनसिफेलोन, फिर डायनसिफेलोन। मीजेनसिफेलोन फिर हमने उसको हैंड ब्रेन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेटेनसिफेलोन और माइलेनसिफेलोन। इसके टिलेनसिफेलोन का एक मेजर पार्ट होता है सेरिब्रम, और जो हमारा डायनसिफेलोन है उसके अंदर होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और बेसल गैंग्लिया। उसके बाद में हिंड ब्रेन के भी फिर हमारे 2 पार्ट्स होते हैं मेटेनसिफेलोन में, 2 पार्ट पोन्स और सेरिबेलम, और माइलेनसिफेलोन के अंदर भी फिर मेडुला ओब्लांगेटा।
ये तो था हमारा ब्रेन का, ये हमारा नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। अब हमारा नर्वस सिस्टम जो है उसको कौन कौन सी सेल्स मिलकर बनाती हैं, तो उसमें दो मेजर सेल्स होती है, मतलब दो टाइप की सेल्स होती है जो हमारा नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। फर्स्ट वन हमारी होती है न्यूरॉन या नर्व सेल। ये न्यूरॉन और नर्व सेल जो होती है हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, नर्वस सिस्टम की। जिस तरीके से हमारी सेल होती है, सेल शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, उसी तरीके से नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई या बोले स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नर्व और न्यूरॉन। और दूसरी सेल जो हमारी होती है वो होती है ग्लियल सेल, या इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। ये क्या होती है, हमारी सपोर्टरी सेल्स होती है। जिस तरीके से हमारे बॉडी के टिश्यूज जो होते हैं, हमारे डिफरेंट टिश्यूज क्या करते हैं, बॉडी को सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को जो सपोर्ट करती है वो हमारी ग्लियल सेल्स करती हैं। यानी कि न्यूरोग्लियल सेल्स इसको क्या करेंगे, नरिशमेंट देंगे, इसका प्रोटेक्शन करेंगे और इसको सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती हैं, वो हमारी होती है न्यूरोग्लियल सेल या ग्लियल सेल्स। तो अब हम बात करते हैं सिंगल वन न्यूरॉन की, फिर न्यूरोग्लियल सेल की। तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूरॉन। अब हम देखेंगे न्यूरॉन या नर्व सेल को। तो न्यूरॉन और नर्व सेल जो होती है हमारी, वो क्या करती है, ये नर्वस सिस्टम में को यूनिक फंक्शन प्रोवाइड करवाती है। यानी कि न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और ये क्या करेगी, इनकी वजह से नर्वस सिस्टम जो होता है यूनिक बनता है। इनकी जो कैपेसिटी होती है या इनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से ये क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। तो न्यूरॉन्स प्रोवाइड मोस्ट यूनिक फंक्शन टू द नर्वस सिस्टम। यानी कि जो काम न्यूरॉन्स कर सकते हैं वो हमारी बॉडी में और कोई नहीं कर सकता। यानी कि ये क्या करते हैं, यूनिक फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल सेंसिंग, यानी किसी चीज़ को हमें सेंस करवाते हैं, यानी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेंसिंग, स्मेलिंग, ऑल्फैक्शन, विजुअलाइजेशन, यानी कि किसी चीज़ को सूंघना, देखना, सुनना या टेस्ट करना, ये सारे क्या करवाते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम या नर्व सेल करवाती है ये काम। तो ये क्या होती है, यूनिक फंक्शन प्रोवाइड करवाती है किसको, नर्वस सिस्टम को। अब हम बात करते हैं कि न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स पोजेसेस इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि ये किसी स्टिमुलस के खिलाफ, यानी कि अगेंस्ट टू स्टिमुलस ये क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे। ये कोई स्टिमुलस है उसके खिलाफ ये क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो किसी चीज़ पे हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ से टच हुआ, ये कोई गर्म सरफेस है, मैंने इसको टच किया, अगर मेरे यहाँ पे न्यूरॉन प्रेजेंट है, मेरे फिंगर्स के अंदर न्यूरॉन्स होंगे, तो ये क्या करेंगे, इस वार्म चीज़ के लिए हम ये क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे। और हम मेरे को क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, इसको हटाने का, ताकि ये हाथ बर्न ना हो या बर्निंग इंसिडेंट है उससे प्रिवेंट हो। तो ये मेरे रेस्पॉन्स क्या होंगे कि मैं मेरे हाथ को हटा लूँ ताकि मैं जलूँ ना। तो इसलिए ये जो होता है, उस हॉट चीज़ जो है उसके लिए जो रेस्पॉन्स है वो उसका काम कौन करता है, हमारे न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स पोजेसेस इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। और एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी कि स्टिमुलाई के खिलाफ क्या करना, रेस्पॉन्स करना। वो हमारे किसके अंदर आता है, न्यूरॉन के अंदर। तो न्यूरॉन पोजेसेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रही है ये हमारा क्या है, न्यूरॉन है। तो इसमें न्यूरॉन के जो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन की हम बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन सेल बॉडी, जो कि हमारे ऊपर है। दूसरा होता है एक्सोन, जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्सोन। थर्ड पार्ट और लास्ट वन जो होता है टीलोडेंड्रिया या सिनेप्सिस। तो ये जो हमारे स्पाइक्स दिख रहे हैं हमें, ये होते हैं हमारे टीलोडेंड्रिया। तो हम फर्स्ट वन बात करते हैं सेल बॉडी के पार्ट्स की। सेल बॉडी में जो सबसे आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो ये क्या होता है, फिंगर लाइक, ये फॉर एग्जांपल मेरा हाथ जो है ये क्या है, एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। तो जिसमें यहाँ पे क्या है, मेरे न्यूक्लियस है। इसके अलावा ये जो फिंगर्स हैं ये क्या है, मेरे डेंड्राइट्स हैं। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, अगर मैं जैसे किसी चीज़ को इसको मैंने पकड़ रखा है तो मैंने क्या कर रखी है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। तो ये क्या काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। यानी कि डेंड्राइट्स का क्या काम है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का या पकड़ने का। फिर यहाँ से ये क्या होगा, इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आएगी। तो ये क्या हमारा पार्ट क्या है, सेल बॉडी। तो यानी कि जो हमारे ये रेड कलर की जो बाउंड्री के साथ है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, या इसको हम बोलते हैं सोमा। या फिर हम इसको आगे अगर पढ़ेंगे तो इसको हम बोलेंगे पेरिकैरियोन भी इसको बोलते हैं। और इसको वैसे मेजरली जो हम बोलते हैं सेल बॉडी और सोमा। इसके अलावा इसके सेंटर में जो ये पार्ट है जो ब्लू कलर से है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस तो है लेकिन सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। और इसी सेंट्रोसोम एब्सेंट की वजह से ये न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए न्यूरॉन के अंदर एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि न्यूरॉन कभी भी अपना डिवीजन नहीं कर सकते। अगर एक बार न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो गया तो हमेशा के लिए परमानेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
तो इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस। उसके बाद इसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है इस सेल के अंदर, नॉर्मल सेल की तरह क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो हमारी सेल बॉडी के अंदर है, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अलावा इसके अंदर क्या होंगी, कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहाँ तक कंटिन्यू करती हैं, टीलोडेंड्रिया तक कंटिन्यू करती हैं। तो इनको बोलते हैं हम माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, हमारी सेल बॉडी क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन यहाँ पे करती है। हमारी जो सेल बॉडी है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम यहाँ पे करती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आगे इसके अंदर क्या पाई जाती है, निसेल ग्रेन्यूल्स। इन निसेल ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती हैं। लेकिन जो हमारा एक्सोन होता है, एक्सोन के अंदर निसेल ग्रेन्यूल्स या राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। अब ये प्रोटीन यहाँ फॉर्म नहीं होती, लेकिन यहाँ पे फिर भी प्रोटीन पहुंचती है। क्यों, क्योंकि वो काम कौन करता है, हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, मटेरियल जो होता है उसको एक्सचेंज करने का काम करते हैं। और हमने बात की इसके अंदर निसेल ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। फिर उसके बाद में हमारे होती है न्यूरोफिब्रिल्स। तो न्यूरोफिब्रिल्स क्या होती है, जैसे मेरा हाथ है तो मेरे हाथ को क्या स्ट्रेंथ भी है, इसके अंदर इसका मतलब हाथ स्ट्रेंथ जो है वो कौन प्रोवाइड करवाती है, न्यूरोफिब्रिल। यानी कि न्यूरोफिब्रिल्स क्या करती है, एक्सोप्लाज्म जो होता है उसको स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। यानी कि हैंड को सपोर्ट कौन कर रहा है, न्यूरोफिब्रिल्स। ये जो हमारे सेल बॉडी से और यहाँ तक जो पूरे हैंड को सपोर्ट कर रही है वो कौन है, न्यूरोफिब्रिल्स। तो ये थे हमारे। इसके अंदर फिर क्या होगा, कुछ माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, और इसके अदर नॉर्मल सेल की तरह इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। तो ये थे हमारा सेल बॉडी। तो सेल बॉडी के अंदर क्या क्या हो गया, डेंड्राइट्स हो गए, फिर इसके बाद सेल बॉडी खुद हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, निसेल ग्रेन्यूल्स हो गए, फिर हमारी न्यूरोफिब्रिल्स हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ये थे हमारे मेजर पोर्शंस इसके अंदर। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी सेल बॉडी। अब हम बात करते हैं एक्सोन की। एक्सोन की जो स्टार्टिंग होती है वो हमारी होती है एक्सोन हिल्लोक से। एक्सोन हिल्लोक से इसकी किसकी स्टार्टिंग होगी, हमारे एक्सोन की। और ये जो एक्सोन हिल्लोक है ये क्या काम करता है, जिस तरीके से हमारे बंदूक के अंदर घोड़ा होता है जिसको हम दबाते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो बुलेट फायर होती है, तो वैसे ही क्या करता है एक्सोन हिल्लोक, क्या करता है, इन जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है उसको जनरेट करने का काम करता है। इससे पहले इन्होंने यहाँ से डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसको सेंड करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे एक्सोन हिल्लोक तक लेके आते हैं। इसको हम पढ़ते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल के नाम से। लेकिन इस ग्रेडेड पोटेंशियल ये क्या होता है, तो शॉर्ट इनकी डिस्टेंस जो होती है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। तो इसको इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती इस ग्रेडेड पोटेंशियल के अंदर कि ये उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ तक पहुँचा दे, सिनेप्स तक पहुँचा दे, और सिनेप्टिक वेसिकल्स तक नहीं पहुँचेगा तो इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर नहीं होगी। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक एक्सोन हिल्लोक या एक ट्रिगर पॉइंट होता है, ट्रिगर जोन जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोन हिल्लोक। और ये क्या काम करता है, एक्शन पोटेंशियल यानी क्रियात्मक विभव जनरेट करता है। और वो एक्शन पोटेंशियल जो होता है इतना पावरफुल होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को हमारी क्या करता है, यहाँ से सेल बॉडी से और टीलोडेंड्रिया तक ट्रांसफर कर देता है। तो उसका काम होता है वो एक्सोन हिल्लोक का काम होता है ये। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारी ये जो है ग्रीन लाइन के ऊपर हमारी जो ब्लैक होती है इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के अंदर क्या होती है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं लिपिड की और प्रोटीन की, और हर एक लिपिड 1 mm की, मतलब इसके ऊपर क्या होंगी, इस तरीके से लिपिड होंगे, मतलब लेयर्स होंगी, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। इसके अंदर मल्टीपल शीथ होती है, जो माइलिन शीथ होती है, और वो किसकी बनी होती है, लिपिड की और प्रोटीन की। और ये लिपिड और प्रोटीन कहाँ से आती है, वो यहाँ पे निसेल ग्रेन्यूल्स फॉर्म करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। जो ये लेयर है इसके नीचे ग्रीन कलर में जो दिख रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, एक्सोलेमा। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है इसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। प्लाज्म वर्ड यूज होता है फ्लूइड के लिए, और फ्लूइड किसके अंदर है, इस एक्सोन के अंदर, इसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। इसकी जो लेयर है इसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा। अब हमने जो माइलिन शीथ पढ़ी थी, माइलिन शीथ के ऊपर भी तो ये लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं माइलिन शीथ के ऊपर, इसको हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ना, न्यूरोलेमा। किसके ऊपर, माइलिन शीथ के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरोलेमा, और जो एक्सोन के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा। दो माइलिन शीथ के बीच में, ये 2 माइलिन शीथ हैं, इनके बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर। यानी कि नोड ऑफ रेनवियर किसको बोलते हैं, 2 माइलिन शीथ के बीच में, ये मेरे 2 फॉर एग्जांपल ये 2 माइलिन शीथ हैं, इनके बीच का ये जो स्पेस होगा इसको हम बोलेंगे नोड ऑफ रेनवियर।
यहाँ से क्या होता है, हमारा इन्फॉर्मेशन जो होती है यहाँ से जंप करती है अगले नोड ऑफ रैनवियर तक। ये हम बाद में पढ़ेंगे जब इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब। तो ये हो गया हमारा। इसके अंदर क्या होंगे, न्यूरोफिब्रिल्स होंगी, और न्यूरोफिब्रिल्स की हमने बात की थी कि जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होंगी, और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होंगी जो कि वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर बन रहे थे उसको इस सिनेप्टिक वेसिकल तक पहुँचाने के लिए। उसके बाद में ये हमारी हो गई एक्सोन। तो ये मेजर पार्ट थे किसके, एक्सोन के। तो ये हमारा हो गया एक्सोन। अब हम आते थर्ड पार्ट टीलोडेंड्रिया पे। जहाँ पे एक्सोन खत्म होता है वहाँ से इसके अंदर क्या होता है, स्पाइक्स बनना शुरू हो जाती है, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू होती हैं। और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर लास्ट में क्या होता है, एक बल्ब स्ट्रक्चर होती है। ये जो थ्रेड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। इनको हम क्या बोलेंगे, टीलोडेंड्रिया। और जो बल्ब होते हैं इनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक बल्ब। सिनेप्टिक बल्ब। ये सिनेप्टिक बल्ब जो होते हैं इनके अंदर क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमारी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट डेंड्राइट्स पे ट्रांसफर करता है। तो ये क्या हो गया हमारे सिनेप्टिक बल्ब, या इसी को हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल्स। अगर कहीं पे इनका नाम लिखा हुआ आ जाए एंड सिनेप्टिक बल्ब, वो भी इन्हीं का नाम है। सिनेप्टिक एंड बल्ब, वो भी इन्हीं का नाम है। तो या तो सिनेप्टिक बल्ब और सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये क्या होती है हमारी जो एंड पार्ट होता है टीलोडेंड्रिया का, जो क्या होता है जिनके अंदर बल्ब होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वो अंदर से उनके अंदर स्वेलिंग होती है, उसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। और जिनके अंदर क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, एंटी न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर भरा होता है। और इसके अंदर फिर क्या होता है कि कैल्शियम आता है, कैल्शियम इन वेसिकल्स को रप्चर करता है, इनमें से न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, और वो क्या करता है, नेक्स्ट जो भी हमारा कनेक्शन होता है डेंड्राइट्स का, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देता है। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर किसकी, एक्सोन की, मतलब वो न्यूरॉन्स की। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की, बात कि इसके पार्ट्स और इसके क्लासिफिकेशन की। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन कि न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट्स थे, उनके अंदर क्या क्या मिलता है। तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन में सबसे पहला हमने देखा था सेल बॉडी या सोमा। इसी को हम बोलते हैं पेरिकैरियन। पेरिकैरियन, ठीक है। ये क्या करता है, जो सेल बॉडी जो होती है वो हमारी क्या क्या रखती है, कंटेन न्यूक्लियस, जो हमने देखा था सेंटर के अंदर, और सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, जो हमारी, और सराउंड ये जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उससे क्या होता है, घिरा होता है। यानी कि इसके अंदर क्या क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या मिलता है, हमारा लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये था हमारा सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी के अंदर क्या था, न्यूक्लियस था सेंटर के अंदर। ये हमारी सेल बॉडी थी जिसके सेंटर में न्यूक्लियस था। तो ये जो न्यूक्लियस था इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म था। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है, लाइसोसोम होता है, जो क्या करता है, जो हमारा एक वेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। गोल्जी बॉडी जो होती है, जो निसेल ग्रेन्यूल्स या राइबोसोम, जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, उसको पैकिंग करने का काम करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या करते हैं, एटीपी जनरेशन का काम करते हैं। और बाकी हमने पढ़ा था कि निसेल ग्रेन्यूल्स क्या काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स उस प्रोटीन सिंथेसिस हुई है उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो निसेल ग्रेन्यूल्स हमारी जो होती है वो क्या होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। और इसका मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स होते हैं। एक वो जिनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके ऊपर क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा। और ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। यानी कि हम बोले कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, या हाउस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम। अब आता है कि हमारा जो साइटोस्केलेटल है, यानी कि साइटोस्केलेटल का मतलब क्या हुआ कि साइटो का मतलब सेल और स्केलेटन का मतलब कंकाल। यानी कि हमारे जब हम सेल इसके कंकाल की बात करते हैं या साइटोस्केलेटन की बात करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ हमारे को देखने को मिली थी। हमने जो बात की थी, एक हमने की थी न्यूरोफिब्रिल्स की, एक हमने की थी माइक्रोट्यूब्यूल्स की। न्यूरोफिब्रिल्स जो थी वो क्या काम करती थी, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोवाइड सेल शेप, यानी कि वो जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन को ये जो शेप प्रोवाइड करवा रही है, ये कौन करवाती है, न्यूरोफिब्रिल्स। और दूसरा सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, और क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। यानी इसको जो ताकत मिलती है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, हमारा न्यूरोफिब्रिल्स प्रोवाइड करवाती है। सेकंड वन हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स थे। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या काम करते हैं, मूविंग मटेरियल बिटवीन सेल बॉडी एंड एक्सोन्स। अभी हमने बात की थी जो प्रोटीन सिंथेसिस हुई थी, वो एक्सोन के अंदर क्या होता है, हमारा राइबोसोम एब्सेंट होता है। तो प्रोटीन जो यहाँ पे बनी थी, इस प्रोटीन को इस एक्सोन के अंदर पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स करती है।
अब हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की कि व्हाट इज डेंड्राइट्स। ये जो प्रोसेस हमारे डेंड्राइट्स, इनको बोलते हैं, इन प्रोसेस को डेंड्राइट्स। और ये क्या काम करते हैं, ये कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, टेपरिंग होते हैं, यानी कि एक तो छोटे होंगे और टेपरिंग होगी। टेपरिंग कैसा होता है, ये जैसे आगे से पीछे तो चौड़ा और आगे से सकड़ा, ऐसे टेपरिंग्स, यानी कि ये कैसे होंगे, इसके ऊपर ऐसे, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, टेपर्ड डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। शॉर्ट होंगे, टेपरिंग होंगे एंड हाईली ब्रांच्ड होंगे यार, और इसके अंदर क्या होंगे, हाईली ब्रांच होंगे, यानी कि मल्टीपल ब्रांचेज होंगी, बहुत सारे इसकी शाखाएं होंगी, उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। और ये क्या काम करते हैं, दैट इज इनपुट और रिसीविंग पोर्शन। यानी कि हमने अभी बात की थी कि अगर मैं ये हमारी कोई हॉट सरफेस है, इसको मैं टच करता हूँ, तो ये जो हॉट का पता लग रहा है मुझे, ये गर्म, इसकी गर्माहट का पता लग रहा है, वो कैसे पता लग रहा है, इन डेंड्राइट्स की वजह से। और ये डेंड्राइट्स क्या होता है, इनपुट और रिसीविंग पोर्शन होते हैं हमारी बॉडी के, कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको जो रिसीव करता है या उसको जो इनपुट जिसका इनपुट लेता है उस इन्फॉर्मेशन का, वो हमारा कौन होता है, डेंड्राइट्स होते हैं। तो ये थी हमारी सेल बॉडी और सोमा। सेकंड वन हम बात करते हैं एक्सोन की। एक्सोन कौन सा पार्ट था, जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट था, ये तो थी, ये हमारा जो एक्सोन सिलेंड्रिकल पार्ट जो था, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। और ये आगे क्या थी, सेल बॉडी। इस सिलेंड्रिकल पार्ट को हम बोलते हैं एक्सोन। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, पास नर्व इम्पल्सेस टुवार्ड्स अनदर न्यूरॉन्स, यानी कि ये क्या करेगा, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आई थी उनको अनदर न्यूरॉन की ओर क्या करता है, ट्रांसफर करता है। यानी कि ये क्या करेगा, पास नर्व इम्पल्सेस टुवार्ड अनदर न्यूरॉन्स। नर्व इम्पल्सेस अराइज फ्रॉम एक्सोन हिलोक दैट इज नोन एज ट्रिगर जोन। अभी हमने जो बात की थी कि यहाँ पे क्या था, एक्सोन हिलोक था। एक्सोन हिलोक क्या काम करता है, ट्रिगर का काम करता है। यानी कि जैसे बंदूक में हम घोड़ा दबाते हैं और वो गोली निकलती है, उसी तरीके से क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी और इस इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाने का काम कौन करता है, एक्सोन हिलोक। साइटोप्लाज्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफिब्रिल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी माइक्रोट्यूब्यूल्स की हमने बात की थी कि यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारा राइबोसोम एब्सेंट होता है। और राइबोसोम जब एब्सेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं होगा। और जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो जो प्रोटीन सिंथेसिस सेल बॉडी के अंदर बनती है उसी को यहाँ पे ट्रांसफर करने का काम करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और न्यूरोफिब्रिल्स उसको वही स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं टीलोडेंड्रिया की। टीलोडेंड्रिया जो पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारे जो, ये हमारा क्या था, एक्सोन था। एक्सोन के जो ब्रांच्ड पार्ट थे इसको हम बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। एक्सोन एंड डिवाइडेड मैनी प्रोसेस, यानी कि एक्सोन का जो एंड है वो क्या होगा, मैनी प्रोसेस, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस होता है इन्हीं को हम बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। यानी कि ये जो स्पाइक्स थे, हमने जो बात की थी स्पाइक्स की, ये जो थे प्रोसेस थे, इनको हम बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। साइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन इज सिनेप्स, यानी कि जहाँ पे ये सिनेप्टिक बल्ब थे या सिनेप्टिक वेसिकल्स थी और अगला जो डेंड्राइट था, इसके बीच का जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। और ये सिनेप्स क्या होता है, साइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज सिनेप्स, यानी कि ये सिनेप्स क्या होती है, साइट होती है कम्युनिकेशन की दो न्यूरॉन्स के बीच में। सिनेप्टिक वेसिकल्स स्टोर न्यूरो ट्रांसमीटर, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होती है ये हमारी क्या होती है, टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया के अंदर ये हमारा क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स। इस सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर भरे होते हैं। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं, ये न्यूरो ट्रांसमीटर नेक्स्ट डेंड्राइट तक जाते हैं और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। तो ये थे हमारा टीलोडेंड्रिया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स की। मेनली हम न्यूरॉन को दो टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वन फंक्शनल क्लासिफिकेशन। यानी कि एक तो हम उनको उनके स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाइड कर सकते हैं, सेकंड वन हम उनको उनके फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे। तो स्ट्रक्चरल में हम देखते हैं कि पहला होता है यूनिपोलर, कि यूनि यानी सिंगल और पोलर यानी एक पोल से। यानी कि जो हमारी सेल बॉडी होती है, ये हमारी सेल बॉडी है, अगर इसके एक पोल से केवल क्या निकले, प्रोसेस निकले, और यही किसमें, एक्सोन के अंदर, और यही हमारा डेंड्राइट्स के अंदर कन्वर्ट हो, इसको हम बोलते हैं यूनिपोलर। जिसके अंदर क्या होगा कि हमारी सेल बॉडी है और इसी सेल बॉडी से एक प्रोसेस निकले, उसको हम बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। सेकंड आता है हमारा बाईपोलर न्यूरॉन, यानी कि वन प्रोसेस फ्रॉम सेल बॉडी, यानी कि सेल बॉडी से क्या होगा, सिर्फ एक प्रोसेस। बाईपोलर के अंदर वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट्स। इसमें क्या होगा कि एक तो इस पोल से और एक इस पोल से, एक एक्सोन होगा और एक डेंड्राइट्स होगा। यानी कि इसके दो पोल से क्या होगा, एक एक्सोन और एक डेंड्राइट, तो उसको हम बोलते हैं बाईपोलर। यानी कि वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट फ्रॉम द सेल बॉडी। तो सेल बॉडी से एक एक्सोन निकले और एक डेंड्राइट, उसको हम बोलते हैं बाईपोलर न्यूरॉन। थर्ड वन आता है हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है कि मल्टीपल्स डेंड्राइट होंगे और सिंगल एक्सोन होगा।
तो ये जो हमारा रेगुलर न्यूरॉन होता है, जो हम स्ट्रक्चर जो देखते हैं, जिसमें एक तो हमारा क्या होगा, एक्सोन होगा, और ये हमारी सेल बॉडी होगी, और जिससे क्या होंगे, मल्टीपल क्या होंगे, डेंड्राइट्स होंगे। इसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल्स तो डेंड्राइट्स होंगे और सिंगल क्या होगा, न्यूरॉन एक्सोन होगा, यानी कि सेवरल डेंड्राइट्स एंड वन एक्सोन फ्रॉम सेल बॉडी। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, यानी कि यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। आया समझ में कि सेल बॉडी से अगर एक ही प्रोसेस निकले और उससे एक्सोन और डेंड्राइट्स कन्वर्ट हो, उसको बोलते हैं यूनिपोलर। इसके एक छोर से तो डेंड्राइट्स निकले और एक छोर से एक्सोन निकले, उसको बोलते हैं हम बाइपोलर। और मल्टीपोलर की स्ट्रक्चर ये होती है जिसमें डेंड्राइट्स बहुत सारे हों और एक एक्सोन हो, उसको बोलते हैं मल्टीपोलर। सेकंड वन हमारा वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन, कि क्या इनके फंक्शन के बेसिस पे इनको कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, 3 पार्ट्स में। पहला फर्स्ट वन होता है हमारा सेंसरी। सेंसरी क्या काम करते हैं, ऑर्गन टू ब्रेन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को ये क्या करेंगे, कन्वे इन्फॉर्मेशन कहाँ से, ऑर्गन टू ब्रेन, यानी कि हमारे हाथ से कोई इन्फॉर्मेशन लेके और ब्रेन तक पहुंचाना, इसको बोलते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, जस्ट इसका अपोजिट, जो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन को लेके जाए और कहाँ तक लेके जाए, हाथ तक। मेरे को बोर्ड पे लिखना है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ब्रेन से हाथ तक, वो कौन लेके आ रहे हैं, मोटर न्यूरॉन, ब्रेन टू ऑर्गन। थर्ड वन है एसोसिएशन, इनकी एक कनेक्शन, ये इनको बोलते हैं कनेक्टरी न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं कि बिटवीन सेंसरी एंड मोटर, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में क्या करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं। इसको बोलते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर। एक क्लासिफिकेशन और होता है, वो एक्सोन की लेंथ के बेसिस पे होता है, कि एक में लॉन्ग एक्सोन होता है और एक में शॉर्ट एक्सोन होता है। उसमें होता है थर्ड वन अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ एक्सोन, लेंथ ऑफ एक्सोन। गोल्जी टाइप ए, गोल्जी टाइप फर्स्ट और गोल्जी टाइप सेकंड। गोल्जी टाइप सेकंड, गोल्जी टाइप सेकंड में तो क्या होगा, शॉर्ट एक्सोन होगा। गोल्जी टाइप फर्स्ट में क्या होगा, लॉन्ग एक्सोन होगा। यानी कि शॉर्ट एक्सोन और लॉन्ग एक्सोन। सो गोल्जी टाइप सेकंड हमारे क्या होते हैं, सीएनएस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारे सीएनएस में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो गोल्जी टाइप सेकंड न्यूरॉन होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, जिनका एक्सोन शॉर्ट होता है। जबकि हमारी जो मोटर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर गोल्जी टाइप फर्स्ट होते हैं, जिनका क्या होता है, एक्सोन लंबा होता है। यानी कि अगर जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो एक्सोन्स होते हैं उनके लंबे होते हैं, इवन दो अप टू 1 मीटर, 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। तो ये थे हमारे इसके क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। तो यहाँ तक हमारे क्या हो गया, न्यूरॉन कंप्लीट हो गए, या नर्व सेल जो थी वो कंप्लीट हुई। अब आगे हम बात करते हैं न्यूरोग्लियल सेल या सपोर्टिंग सेल्स की। तो न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स, इनका मतलब ग्लियल सेल्स जो होती है, ये न्यूरोग्लिया होती है, ये ग्लू वर्ड से ड्राइव होती है। जो ग्लू का मतलब क्या होता है, जैसे हम हमारी पेज फटने पे पेज को चिपकाते हैं, वैसे ये क्या काम करती है, ग्लियल सेल्स मल्टीपल न्यूरॉन्स को एक साथ चिपका के रखती है, इसलिए इनका नाम पड़ा है ग्लियल सेल्स, जो क्या करती है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। और ये कितनी होती है, हाफ वॉल्यूम ऑफ टोटल सीएनएस, यानी सीएनएस में जितनी सेल्स हैं, यानी कि जितना वॉल्यूम सीएनएस का है उसका हाफ वॉल्यूम किसका है, न्यूरोग्लिया का, यानी कि न्यूरोग्लिया हाफ वॉल्यूम के अंदर है। नेवर जनरेट, यानी कि नेवर जनरेट और प्रोपेगेट एक्शन पोटेंशियल, ये कभी भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ना तो जनरेट करती है ना आगे ट्रांसफर करती है। तो ये क्या है, ग्लियल सेल्स की प्रॉपर्टी है कि नेवर जनरेट और प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का मतलब होता है मतलब ट्रांसमिशन, प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि ट्रांसमिट, नेवर जनरेट और ट्रांसमिट टू अनदर न्यूरॉन। क्या करेंगे, नेवर जनरेट और प्रोपेगेट एक्शन पोटेंशियल टू अनदर न्यूरॉन, यानी कि ना तो एक्शन पोटेंशियल जो होता है, क्रियात्मक विभव जो होता है, उसको ना तो जनरेट करती है, और जब जनरेट ही नहीं करेंगी, मतलब जनरेशन ही नहीं होगा, तो फिर टर्मिनेशन या ट्रांसमिशन तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो थर्ड वन हमारा है कि दे कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये क्या कर सकती हैं, मल्टीप्लाई कर सकती हैं, मतलब अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकती हैं, एंड डिवाइड, और क्या कर सकती है, अपना विभाजन कर सकती हैं, इन मैच्योर नर्वस सिस्टम ऑल्सो। जब हम बात करते हैं न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन क्या होता है, मैच्योर नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं कर सकते। जबकि इनके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, इनके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, और जब सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेंगे, डिवाइड कर सकती हैं, और जब डिवाइड कर सकती है तो अपने नंबर्स को इंक्रीज भी कर सकती है। तो मतलब दे कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन मैच्योर नर्वस सिस्टम। तो और वो भी क्यों, सेंट्रोसोम इनके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। ब्रेन ट्यूमर डिराइव्ड फ्रॉम ग्लिया इज नोन एज ग्लायोमा,
इनकी जो ब्रेन ट्यूमर यहाँ किससे ड्राइव होता है, ग्लियल सेल से ड्राइव होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लायोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, एस्ट्रोग्लायोमा, माइक्रोग्लायोमा। तो ये क्या होता है, ग्लायोमा जो वर्ड होता है वो किसके लिए होता है, ग्लियल सेल ट्यूमर के लिए ग्लायोमा का वर्ड यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि जो ग्लियल सेल्स होती है वो कितने टाइप की होती है। मेनली ग्लियल सेल दो टाइप की होती है, एक जो सीएनएस में प्रेजेंट होती है, एक जो पीएनएस में प्रेजेंट होती है। और अगर इनके नंबर्स के बेसिस पे करें तो इनके 6 टाइप्स होते हैं, यानी कि 6 टाइप की ग्लियल सेल्स होती हैं, जो कि 4 सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं और 2 हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पाई जाती है। ग्लियल सेल्स को हम मेजरली 6 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट वन हमारी जो आती है एस्ट्रोसाइट्स, यानी कि टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल्स में सबसे फर्स्ट वन, 6 टाइप्स जो है उनमें सबसे फर्स्ट वन जो हमारी आती है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी शेप जो होती है वो कैसी आती है, स्टार शेप होती है। एस्ट्रोसाइट्स ग्लियल सेल्स जो होती हैं स्टार शेप्ड होती है और सबसे ज़्यादा होती हैं, यानी कि लार्जेस्ट होंगी, सबसे बड़ी होंगी और मोस्ट न्यूमरस होंगी। इनका नंबर जो होंगे बहुत सारे होंगे। और ये क्या काम करती हैं, कंटेन माइक्रोफिलामेंट्स। ये क्या करती है, माइक्रोफिलामेंट्स रखती है, जो क्या करता है, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ टू न्यूरॉन। इनके अंदर जो माइक्रोफिलामेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं किसको, न्यूरॉन्स को। तो ये हमारा क्या था इसका फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन था कि क्या क्या इसके अंदर क्या मिलता है, हमारा माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं किसको, न्यूरॉन्स को। सेकेंड वन जो होती है क्रिएट ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या काम करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती है। हमारी जो ग्लियल सेल्स होती है एस्ट्रोसाइट, वो किसका काम करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर का, जिसको हम बोलते हैं BBB, ट्रिपल बी बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं इसको ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, यानी कि हमारे जो ब्लड और ब्रेन के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एक गेट होता है, उस गेट में से केवल कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही अंदर जा सकती हैं, हमारे ब्रेन के अंदर जा सकती हैं। बाकी जो चीज़ें जो हमारे काम की नहीं होती, जो ब्रेन को जरूरत नहीं होती, उनको क्या एस्ट्रोसाइट क्या करती है, बाहर ही रख देती है। यानी कि एक गेट होता है जो कि अनवांटेड चीज़ें जो होती है उनको बाहर ब्लड के अंदर ही छोड़ देती है। बाकी जो अनवांटेड चीज़ें होती है, जो चीज़ें उनको हमारे ब्रेन को जरूरत होती है, ये उनको क्या करती है, उस गेट के थ्रू अंदर ले लेती है। तो ये होता है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर का फंक्शन, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाती है, हमारी एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट स्टार शेप होती हैं, सबसे बड़ी होती हैं और सबसे ज़्यादा नंबर में होती है। माइक्रोफिलामेंट्स रखती हैं, जो क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है न्यूरॉन्स को, ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती है। उसके अलावा एप्रोप्रिएट केमिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे किसके लिए, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए। यानी कि हमारे नर्व इम्पल्स को या स्टिमुलेशन के लिए जो हमारा एनवायरनमेंट चाहिए वो कौन प्रोवाइड करवाता है, हमारी एस्ट्रोसाइट्स करवाती है। यानी कि एस्ट्रोसाइट्स क्या करेंगे कि नर्व इम्पल्स के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, केमिकल एनवायरनमेंट चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, हमारी एस्ट्रोसाइट्स। और ये क्या काम करती है, प्राइमरी फैगोसाइट का काम करती है। अब ये क्या होती है, प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल, जबकि इन फैगोसाइटिस का काम तो इनका नहीं है। तो हमारी क्या होती है कि हम देखेंगे आगे कि माइक्रोग्लिया जो होती है वो मेन फैगोसाइटिक सेल होती है, यानी कि ये एक्चुअल में फैगोसाइटिक का काम करती हैं, जबकि ये क्या होती है, प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, ये बिना किसी डिसरप्शन के, यानी कि बिना फैगोसाइटिक एक्शन किए भी उन अनवांटेड मटेरियल्स को ब्लड के अंदर ही छोड़ देता है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। यानी कि प्राइमरी फैगोसाइटिक एक्शन इसका यही हो जाता है कि ये ब्लड में आने से ही रोक लेता है। यानी कि जो बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन्स, अनवांटेड जो भी मटेरियल्स होता है उसको ये क्या करेगा, अंदर ही नहीं आने देगा। जब अंदर ही नहीं आएगा तो उससे इसके काम करने से पहले ये क्या काम करता है, हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी कि ये तो कब काम करेगी, जब कोई चीज़ ब्लड से निकल के ब्रेन के अंदर आ जाए, तब ब्रेन के अंदर जाके ये माइक्रोग्लिया काम करेगी। लेकिन ये तो ब्रेन में घुसने ही नहीं देता, ये तो उसकी एंट्री को ही रोक देता है। और जबकि ये क्या करेगी, आने के बाद उसको रोकती है। तो ये काम करती है, मेन फैगोसाइटिक सेल होती है, क्योंकि ये आने के बाद उसको मारती है। लेकिन ये तो प्राइमरी होती है। प्राइमरी का क्या होता है, जो कि मेन के काम करने से पहले जो काम कर रही है प्राइमरी, वो होती है हमारी एस्ट्रोसाइट। यानी कि प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल कौन होती है, एस्ट्रोसाइट। और मेन फैगोसाइटिक सेल कौन सी होती है, हमारी माइक्रोग्लिया। सेकंड वन हम बात करेंगे, सेकंड हमारी ग्लियल सेल्स जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट, अभी जब हमने माइलिन शीथ की बात की थी तो ब्रेन के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम थे उसके टिश्यूज के अंदर भी माइलिन शीथ थी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टिश्यूज के अंदर भी माइलिन शीथ थी। तो इन माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ होती है उसका फॉर्मेशन करती है हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट। यानी कि ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करती है, फॉर्मेशन एंड मेंटेन, यानी कि उसको बनाती भी है और उसको मेंटेन भी करती है। किसको, माइलिन शीथ को। कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्सोन्स के अंदर। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एक्सोन होते हैं उनको ऊपर जो माइलिन शीथ होती है उनके ऊपर उसका काम उसको फॉर्म करती है ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ये थी हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट। थर्ड वन हमारी है माइक्रोग्लिया, फंक्शन एज मेन फैगोसाइटिक सेल। यानी कि माइक्रोग्लिया
करती है, हमारी मेन फेगोसाइटिक सेल्स है। ये क्या करती है, हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, अदर पैथोजेंस जो होते हैं, उनको किल करने का काम करती है। कब? जब वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाए, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेन फेगोसाइटिक सेल। फोर्थ वन जो हमारी होती है एपेंडाइमल सेल्स, यानी कि हमने एक टर्म सुना होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आता कहाँ से है? तो ये क्या होता है, हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड से ही फिल्टर होता है, और ये ब्लड से फिल्टर होकर क्या होता है कि हमारी सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर कंटिन्यूसली बहता रहता है। लेकिन ये जो आता है वो कहाँ से आता है? तो उसको बनाने का काम करती है हमारी एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स क्या होती है? एक सिंगल लाइनर सेल्स होती हैं। वो क्या होती है, उनके अंदर विलाइज और माइक्रो विलाइज पाए जाते हैं। ये जो माइक्रो विलाई और विलाई जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं एरेक्नोइड कोरोइड प्लेक्सस। ये कोरोइड प्लेक्सस जो होता है ना, ये किसका काम करता है? CSF फॉर्मेशन का। इन विलाइज और इनके अंदर क्या होता है, हमारा CSF का फिल्टर जो होता है, यानी कि हमारा ब्लड फिल्टर होगा, और किसका फॉर्मेशन होगा? CSF का फॉर्मेशन होगा। तो किसके अंदर होता है वो? हमारा वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के अंदर। यानी कि जो एपेंडाइमल सेल्स कहाँ मिलती हैं? हमारे वेंट्रिकल जो होते हैं, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, जिनको हम लेटरल वेंट्रिकल्स बोलते हैं, और थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, इनके अंदर क्या होती है? एपेंडाइमल सेल्स मिलती हैं। और ये एपेंडाइमल सेल्स किसका फॉर्मेशन करती हैं? CSF का, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करती है। तो और उसके बाद में जो ये फॉर्मेशन हुआ है, इसको एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है हमारी एरेक्नोइड विलाई, सब एरेक्नोइड विलाई। ये हम जब CSF पढ़ेंगे तब इसको हम अच्छे से देखेंगे कि व्हाट इज कोरोइड प्लेक्सस और व्हाट इज एरेक्नोइड विलाई। वी विल सी लेटर ऑन। नेक्स्ट वन इज स्वान सेल, यानी कि स्वान सेल। ये स्वान सेल जो होती है, फर्स्ट चार जो थी, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोगिलिया और एपेंडाइमल सेल्स, ये हमारी फर्स्ट चार सेल हैं जो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाई जाती है। यानी कि 1 to 4 जो थी हमारी किसके अंदर थी? CNS के अंदर। जबकि स्वान सेल और सैटेलाइट सेल जो हमारी है 5 और 6, ये किसके अंदर आएंगे? हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। याद रखना इनको कि 1 से 4 तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है, और 5 से 6 किसके अंदर है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर स्वान सेल की हम बात करते हैं। स्वान सेल तो ये क्या करती है? एनसर्किल। एनसर्किल क्या होता है? जो किसी स्ट्रक्चर को, यानी एनसर्किल वर्ड का मतलब है कि कोई स्ट्रक्चर जो किसी दूसरी अनदर स्ट्रक्चर को चारों तरफ से कंप्लीट करके रखे, कंप्लीट कवर करके रखे। फॉर एग्जांपल ये इस पेन की निब है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये जैसे कैप लगाता हूँ तो ये इसको एनसर्किल कर लेता है, यानी इसको चारों तरफ से, नीचे से, ऊपर से और इसकी लेटरल साइड से भी इसको क्या करता है? कवर करता है। तो ऐसे क्या होता है कि स्वान सेल एनसर्किल PNS एक्सोन एंड फॉर्म माइलिन शीथ, यानी कि क्या करेगी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो एक्सोन्स हैं उनको चारों तरफ से कवर करके और उनकी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। पार्टिसिपेट, और ये क्या करेगी? पार्टिसिपेट इन एक्सोन रीजनरेशन, यानी कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो एक्सोन्स होते हैं उनके अंदर माइलिन शीथ जो होती है, उसकी वजह से, माइलिन शीथ की वजह से इसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। अगर किसी का एक्सोन नष्ट हो जाए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सोन डैमेज हो जाए, और अगर हमारी माइलिन शीथ बची हुई है, तो ये क्या करती है? रीजनरेशन का काम करती है। तो और ये किसके अंदर होता है? ओनली एंड ओनली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पॉसिबल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी स्वान सेल क्या काम करती है? PNS के अंदर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट वन हमारी है सैटेलाइट सेल, यानी कि सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल क्या काम करती है? रेगुलेट द एक्सचेंज, यानी कि ये क्या काम करेगी? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूरोनल सेल्स बॉडी एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या काम करेगी? हमारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन और न्यूरॉन के बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यानी कि न्यूरॉन और न्यूरॉन के बाहर जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड के इनके बीच में होती है हमारी सैटेलाइट सेल। तो ये क्या काम करेगी? इनके बीच में जो एक्सचेंज होता है, इस एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। यानी कि न्यूरोनल सेल बॉडी, यानी कि इस न्यूरोनल सेल बॉडी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? दो टिश्यू सेल्स के बीच में या दो टिश्यूज के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो उसको क्या करती है? इनके बीच में एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। तो ये काम कौन करती है? हमारी सैटेलाइट सेल। तो यहाँ तक हमारी थी टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल्स, और ये हमारी 6 टाइप की थी ग्लियल सेल्स, जिनमें से फर्स्ट 4 जो थी ये तो थी हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और नेक्स्ट 2 जो थी वो हमारी थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो यहाँ तक हमारी कंप्लीट हुई है ग्लियल सेल्स। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।